हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड एनआरआई अकाउंट्स। एनआरआई अकाउंट्स को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ अकाउंट को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्या है। गाइस, वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, कम से कम 5 मिनट्स वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और सेकंड रिक्वेस्ट कि आप सबका ही बैंक अकाउंट होगा, चाहे आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम्स का या फिर तैयारी नहीं करते हो। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हर प्रकार के बैंक अकाउंट से रिलेटेड। आप जब भी बैंक जाओगे आपको एक अच्छा सा नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि मुझे किस प्रकार का बैंक अकाउंट खुलवाना है। सो गाइज, चलते हैं अपनी इस बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ के फर्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड एनआरआई अकाउंट्स। तो हम पहले एनआरआई अकाउंट्स को समझ लेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इन अकाउंट्स के बारे में जानकारी ना हो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि एनआरआई अकाउंट्स टाइप्स कितने होते हैं। तो एनआरआई अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एनआरई, एनआरओ एंड एफसीएनआर। एनआरई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट, और एफसीएनआर का मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो मैं एक कहानी के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ इन अकाउंट्स के बारे में। सपोज करिए कोई पर्सन है, एक अंकल है, वो अपना रिटायरमेंट हो चुका है, इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अब उनका रिटायरमेंट हो चुका है, वो अपने लड़के के पास यूएस में रहने चले गए। ठीक है, तो वो कहाँ के थे? इंडिया के रेजिडेंट थे। लेकिन जब यूएस में जाके रहने लगे तो वो क्या कहलाने लगे? एनआरआई कहलाने लगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन का उनको सिटीजनशिप मिल गया। ठीक है, अब लेकिन जब वो यहाँ पे थे इंडिया में तो उनका क्या आता था? पेंशन आता होगा, कुछ कुछ रेंट आता होगा, कुछ शेयर्स में उन्होंने पैसा लगाया होगा तो डिविडेंड आता होगा, वो सब इंडिया में आता होगा। तो पहले जब वो इंडिया में रहते थे तो वो सब किस में आता था? सेविंग अकाउंट में आता होगा उनके। लेकिन जब वो अपने लड़के के पास यूएस में चले गए और एनआरआई कहलाने लगे, तब बैंक ने क्या करा? बैंक ने उनका वो सेविंग अकाउंट को चेंज कर दिया एनआरओ में। एनआरओ का मतलब नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड थिंग, अब अंकल यूएस में हैं हमारे। अब अंकल को क्या लगा कि हम यहाँ फ्री बैठे हुए हैं तो कुछ अर्न करते हैं। सपोज करिए उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया और $1000 वो अर्न करने लगे। कहाँ पे? यूएस में। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि वो ये यूएस से पैसा अपने एनआरओ अकाउंट में, जो कि इंडिया में सेविंग अकाउंट हुआ करता था पहले, उसमें ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो देखिए यूएस से सॉरी यूएस से अगर वो ट्रांसफ़र करेंगे इंडिया में पैसे को डॉलर में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बैंक यहाँ पे मना करेगा। बैंक उनको सजेस्ट करेगा कुछ। बैंक क्या सजेस्ट करेगा कि आपने ये जो एनआरओ अकाउंट खुलवाया है, इसकी जगह आप अपना ये जो पैसा है $1000 जो आपने कमाए हैं, इसको एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। किस में डिपॉजिट कर दीजिए? एनआरई में। अब देखते हैं एनआरई में क्यों बैंक सजेस्ट करता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, और एनआरओ में बैंक क्यों मना कर रहा है, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। गाइस समझते हैं इसको। ठीक है, तो एनआरई में सबसे पहले तो जो डॉलर में इन्होंने पैसा कमाया है उसको यहाँ पे जो जमा होगा ये रुपी के फॉर्म में होगा। फर्स्ट थिंग, ठीक है, डॉलर में पैसा नहीं जमा होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? रुपी में। दूसरी चीज, रीपैट्रिएशन पॉसिबल है। रीपैट्रिएशन का मतलब होता है कि अगर सपोज करिए इनको वापस ये पैसा यूएस मंगाना पड़ गया तो ये मंगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग, इंटरेस्ट जो इनको ये कमाएंगे इस पैसे पे वो टैक्स फ्री होगा। इंटरेस्ट क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो एनआरई अकाउंट यहाँ पर इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा आपको। अभी मैं बाद में बताऊंगा एनआरओ क्यों खराब है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इनको क्या लगा, इनके दिमाग में आता है कि इंडिया से मैं कुछ पैसे लाया था कैश में यूएस में जब आया था। ठीक है, तो उसको क्या मैं एनआरई में डिपॉजिट कर सकता हूँ? ध्यान से समझिएगा गाइस, यूएस इंडिया से जब ये यूएस आए थे तो कुछ पैसा इनके पास कैश में पड़ा हुआ था रुपीज़ में। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब मैं क्या उसको वापस एनआरई में जमा कर सकता हूँ? नो, आंसर इज बिग नो। ठीक है, एनआरई में पैसा कभी भी बाहर से डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। एनआरई अकाउंट में आप सोचे यूएस से इंडिया में डिपॉजिट करेंगे एनआरई में, तो वो पॉसिबल नहीं है।
अब बैंक क्या सजेस्ट करेगा इनको कि आप एक FCNR अकाउंट खुलवा लीजिए, जैसा मैंने टाइप में बताया था आपको, तो FCNR अकाउंट खुलवा लीजिए। FCNR अकाउंट का खुलवाने का फ़ायदा क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर ये रुपीज़ में जमा करना चाहें पैसे को, या फिर ये डॉलर में पैसे को जमा करना चाहें, दोनों में ही पॉसिबल है FCNR में। यानी FCNR में करेंसी एक्सचेंज का कोई लिमिट नहीं है। आपको जिसमें पैसा जमा करना हो, FCNR अकाउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जिसमें पैसा जमा करना हो जमा कर दो आप, ठीक है। लेकिन TDS क्या होता है, एप्लीकेबल होता है FCNR अकाउंट में, ठीक है गाइस। ये सारे तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि बैंक ने स्टार्टिंग में NRO में क्यों मना किया था, ठीक है। देखिए, NRO क्या होगा, जितना भी अंकल का पेंशन आता है, अंकल का डिविडेंड आता है, अंकल का रेंट आता है, जो इंडिया में मकान है, वो तो सब आएगा NRO में, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो नो डाउट NRO में ही आएगा इनका, ठीक है। लेकिन इशू क्या क्या है, सबसे बड़ा इशू है कि रिपैट्रिएशन नहीं होता है। इनको अगर पैसे को मंगाना होगा इंडिया से US में तो ये नहीं मंगा सकते हैं। RBI ने लिमिट भी लगाया हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट मंगा सकते हैं। ये सिर्फ क्या मंगा सकते हैं, इस पे इंटरेस्ट मंगा सकते हैं। RBI ने एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, वन फाइनेंशियल ईयर के लिए बोला है 1 मिलियन US डॉलर ही आप क्या कर सकते हो, रिपैट्रिएट कर सकते हो। सेकेंड थिंग क्या है, TDS कटता है, और हाई TDS कटता है, 30% TDS कट करता है यहाँ पे। यानी अगर सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए ब्याज कमाया है, इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है, तो उसका अगर 30% कट गया तो सोचिए कितना बड़ा लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे NRO अकाउंट इसलिए बैंक ने मना किया था। अब दूसरी चीज़ सोचते हैं कि FCNR यहाँ पे हम देखते हैं सबसे अच्छा निकल के आता है, ठीक है। FCNR सबसे अच्छा निकल के आता है इन तीनों बैंक अकाउंट में, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज है जिस करेंसी में चाहोगे उस करेंसी में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ कि पेंशन, रेंट, डिविडेंड अंकल का सब NRO में ही आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें फंड ट्रांसफ़र की, इफ़ वी टॉक अबाउट फंड ट्रांसफ़र, तो फंड ट्रांसफ़र ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आपका NRE अकाउंट है तो आप NRE से NRE में कर सकते हो, NRE से NRO में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका NRO में है तो आप NRE में नहीं कर सकते हो फंड ट्रांसफ़र, लेकिन NRO में कर सकते हो। तो NRO तो है ख़राब, ये हमको समझ में आ गया। NRO का सिर्फ काम यही है कि इंडिया में पैसा जो आ रहा है, आपका रेंट आ रहा है, पेंशन आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, किसी को पैसा दिया था आपने, वो पैसा लौटा रहा है आपको, वो सब आपका आएगा, लेकिन रिपैट्रिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। रुपी फॉर्म में ही होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसके, सिर्फ इंटरेस्ट ही रिपैट्रिएट होता है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों अकाउंट। और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं इन अकाउंट्स का। तो वही चीज़ है कि NRO एंड NRE जो होते हैं वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में और टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, टर्म डिपॉजिट बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया था। लेकिन FCNR सिर्फ टर्म डिपॉजिट्स होता है, वो भी 6 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए, ठीक है। NRO अकाउंट का पैसा आप वापस नहीं भिजवा सकते हो, बहुत बार बता चुका हूँ। NRE, FCNR रिपैट्रिएबल है, यानी पैसा वापस भिजवाया जा सकता है। इंटरेस्ट जो कमाओगे NRO में, सिर्फ वही आप रिपैट्रिएट कर पाओगे, यानी एक देश से दूसरे देश भिजवा सकते हो, ठीक है। NRO जॉइंटली खुलवा सकते हो, लेकिन NRE, FCNR नहीं खुलवाया जा सकता है जॉइंटली, जॉइंट अकाउंट नहीं खुल सकता है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस जो होता है NRE और FCNR में, वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा फ्रॉम द वेल्थ टैक्स, टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट अर्नड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन NRO अकाउंट में ऐसा कोई भी एग्जेम्पशंस आपको देखने को नहीं मिलता है गाइस, ओके। आगे देखते हैं क्या है और चीज़। रिपैट्रिएबल अकाउंट मैं बता चुका हूँ आपको कि आप इंडिया से रुपीज़ को वापस फॉरेन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ऐसे अकाउंट्स कहलाएंगे रिपैट्रिएबल अकाउंट्स। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो तो वो अकाउंट्स कहलाएंगे नॉन रिपैट्रिएबल अकाउंट्स, ठीक है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि NRI अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, NRE, NRO और FCNR। अब हम बेसिक अकाउंट्स के बारे में बढ़ते हैं। सेविंग अकाउंट सबसे पहला है हमारा सेविंग अकाउंट्स। तो सेविंग अकाउंट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है BS, BDA, जिसका फुल फॉर्म होगा बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स। काफ़ी बार पेपर में फुल फॉर्म पूछा जा चुका है BS, BDA का। एक प्रकार का नॉर्मल अकाउंट है, मिनिमम बैलेंस नहीं ज़रूरत होता है इसमें, आपको डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड अकाउंट होल्डर्स को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कोई लिमिट तो नहीं है ट्रांजेक्शन्स पे, डिपॉजिट पे, लेकिन आज के टाइम पे मैक्सिमम 4 ट्रांजेक्शन्स या विड्रॉल जो है
वो लिमिट कर दिए गए हैं, जिसमें एटीएम विड्रॉल्स भी आते हैं, यानी आप 4 बार ही पैसे निकाल सकते हो, भले ही चारों बार एटीएम से निकाल लो या 3 बार बैंक से और 1 बार एटीएम से निकाल लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो नो चार्ज पे दी जाती हैं, क्योंकि एक प्रकार का सोशल वेलफेयर अकाउंट कंसिडर किया जा सकता है। नो चार्ज लेवाइड फॉर नॉन ऑपरेशन और एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स, ठीक है। तो कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ओडी लिमिट मिलती है लगभग 5,000 रुपये तक की आपको इसमें। दूसरा सेविंग अकाउंट का टाइप है बीएस बीडीएस, इसका भी फुल फॉर्म आ चुका है आरआरबी पीओ के पेपर में। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम्स, ठीक है। एक प्रकार का रिलैक्स्ड केवाईसी देता है यहाँ पे आपको, छोटा सा अकाउंट होता है आपका, ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, रिलैक्स्ड केवाईसी होता है। सिर्फ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और फोटो प्रूफ देना पड़ता है, एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, और 1 लाख से ज़्यादा का आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, और एक बार में आप 50,000 से ज़्यादा मैक्सिमम बैलेंस नहीं रख सकते हो। थर्ड थिंग कि यहाँ पर कैश जो विड्रॉल्स हैं या ट्रांसफ़र हैं वो 10,000 से ज़्यादा मंथली नहीं कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अपने अकाउंट को फॉरेन अकाउंट्स में पैसा नहीं भेज सकते हो, यानी रेमिटेंस पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, और सिर्फ वहीं ओपन कराया जा सकता है जहाँ पर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस होते हैं, सीबीएस ब्रांचेस जो होती हैं वहीं पर ये अकाउंट्स ओपन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट, जो आप लोग खुलवाते हो, ठीक है। तो आप लोग जो खुलवाते हो वो होते हैं रेगुलर सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो कोई भी इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है, 2 लोग या 2 से ज़्यादा मिलकर लोग जॉइंट अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, एसोसिएशन अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, और क्लब्स वगैरह भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिपॉजिटर के बीच में एक क्रेडिट ऑप्शन का बड़ा ये रूप माना जाता है। 2 फ्री चेकबुक्स मिलती हैं आपको हर साल में। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है बिना किसी चार्ज के। बैलेंस इंक्वायरी आप मोबाइल नंबर के द्वारा कर सकते हो, नेफ्ट कर सकते हो, आरटीजीएस, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्जेस, हर चीज़ कर सकते हो इस अकाउंट के द्वारा। और स्टूडेंट के लिए तो ये जीरो बैलेंस पे ही खुल जाता है। अगर आप स्कॉलरशिप अकाउंट आपने खुलवाया हो तो वो सब क्या होते हैं, जीरो अकाउंट पे ही ओपन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट भी वही होता है, सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हो, जॉइंट भी खुलवा सकते हो, कंपनीज भी खुलवा सकती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी, क्लब्स भी खुलवा सकते हैं। ये सारे लोग एलिजिबल हैं अकाउंट्स को खुलवाने के लिए करंट अकाउंट को, ठीक है। पेमेंट्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे बड़ा फ़ायदा बिजनेसमैन वालों के लिए, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी मर्जी हो उतना आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। रेमिटेंस पॉसिबल है, एक अपने अकाउंट से फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा ओवरड्राफ्ट मिलता है अच्छा खासा आपको यहाँ पे, और लेकिन हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। सीसी लिमिट भी होती है, कैश क्रेडिट लिमिट, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर लीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग भी यहाँ पर करंट अकाउंट में आपको दी जाती है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, पेपर में आया था एक बार क्वेश्चन कि इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी क्या सेविंग अकाउंट में होती है, करंट अकाउंट में होती है, किसी में नहीं होती है, या दोनों में होती है। तो बहुत बच्चे सोचते थे कि सेविंग अकाउंट में होती है, करंट अकाउंट में नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग आपको करंट अकाउंट पे भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आरडी क्या होता है, मंथली आप कुछ पैसे फिक्स पैसे जमा करते हो और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उनको निकाल लेते हो एक हाई इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आप पैसों को क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। मान लो आपने टारगेट किया 100 रुपये, हम हर महीने 100 रुपये जमा करेंगे 12 महीने तक, तो कितने रुपये हो जाएंगे, 1200 रुपये हो जाएंगे। और आपको मान लो अगर 7% 8% के हिसाब से ब्याज यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद 50 रुपये से भी आप इसको ओपन कर सकते हो, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, 6 महीने से लेकर 120 मंथ, यानी कि यहाँ पे 10 साल तक आप यहाँ पे इसको अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो इन अ मल्टीपल ऑफ 1 मंथ। पासबुक दी जाती है आपको, टीडीएस भी काटा जाता है, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ना, मान लो आपने 1000 रुपये इंटरेस्ट कमाया, तो जो भी उस टाइम इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी टीडीएस चल रहा होगा उसको भी वहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, इसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ये किया जाता है। ये भी 2 टाइप्स का होता है, शॉर्ट डिपॉजिट रिसिप्ट, यानी आप 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक का यहाँ पर बैंक में एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को। द पीरियड ऑफ 7 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 179 डेज, यानी 7 दिन से लेकर, ध्यान समझिएगा, 7 दिन से लेकर 179 डेज, ठीक है। तो इतने तक अगर आप डिपॉजिट कराते हो तो उसको ही बोलते हैं शॉर्ट डिपॉजिट रिसिप्ट, ठीक है। और उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है, कोई भी खुलवा सकता है, सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, माइनॉरिटीज, सोसाइटीज़, क्लब्स। मिनिमम जो एफडीआर इन मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में होता है वो 10,000 होता है, जबकि रूरल में कितना होता है, 5,000 होता है यहाँ पर, ठीक है।
डिपॉजिटर्स रीपेमेंट भी ले सकते हैं, यानी अगर वो एफडी बीच में ही तुड़वाना चाहते हैं तो वो अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं, लेकिन बैंक उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाई करता है। इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं हर बैंक्स के ऊपर, और एडिशनल 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है सीनियर सिटीजन्स को। तो अगर आपके यहाँ कोई सीनियर सिटीजन है तो अगर आप उसके नाम पे अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा 0.5% पर ईयर के हिसाब से मिलता है ब्याज में, इंटरेस्ट में। डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट एक स्ट्रेस फ्री ट्रांजेक्शन ऑन द शेयर्स, बहुत अच्छा अकाउंट है। अगर आप शेयर में ट्रेडिंग करते हो तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा, और आज के टाइम पे पूरा प्रोसेस ये ऑनलाइन है। तो शेयर मार्केट पे अगर आप ऑपरेशन लेते हो तो डीमैट अकाउंट उनके लिए होता है। एनआरआई खुलवा सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खुलवा सकते हैं, फॉरेन नेशनल खुलवा सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रस्ट, क्लियरिंग हाउसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्लियरिंग मेंबर, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स एंड अदर डिपॉजिटरी अकाउंट्स, ये सब लोग खुलवा सकते हैं डीमैट अकाउंट को। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? सबसे पहला तो होता है ओपनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट्स, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग, और सेफ कस्टडी होता है आपका शेयर्स का। ठीक है, तो गाइस ये सारे थे हमारे बैंक अकाउंट्स के बारे में, और एनआरआई अकाउंट्स को बहुत अच्छे से समझा हम लोग ने, और सारे बैंक अकाउंट्स को भी अब डिटेल में समझ चुके हैं। ओवरव्यू आपको अच्छा खासा मिल चुका है। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ में इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एनआरई एनआरओ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और भी सेविंग अकाउंट से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, टर्म डिपॉजिट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस सरल होते हैं और आप छोड़ोगे नहीं उनको, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको हमारी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करो। अगर आपको जो भी कमी लगती है वो प्लीज़ लिख दिया करो उसमें, है ना। ओके, थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय।